डॉक्टर चंचल गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, कोटा। क्लास BA पार्ट 2, पेपर 2, पेपर नेम हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, यूनिट फर्स्ट टॉपिक। विगत वीडियो में आपने पढ़ा कि राजस्थान में प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ किस तरह रही। इसके अंतर्गत आपने पूर्व पाषाण युग और मध्य पाषाण युग का अध्ययन किया। इस वीडियो में आपको उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल के बारे में पढ़ना है। उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल को न्यूलिथिक एज भी कहा जाता है। न्यूलिथिक एज कहने का कारण है न्यू अर्थात नव, लिथिक अर्थात पत्थर, इसीलिए इसे न्यूलिथिक एज कहते हैं। गार्डन चाइल्ड ने इसे नवपाषाणीय क्रांति का नाम दिया है। नवपाषाणीय क्रांति नाम देने के पीछे क्या कारण रहा? कभी भी इतिहास में क्रांति शब्द का प्रयोग उस घटनाक्रम के लिए भी प्रयोग किया जाता है कि उस घटनाक्रम के पश्चात या उस कालक्रम के पश्चात अचानक अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इन पर जब समूल परिवर्तन हो तो समूल परिवर्तनों के कारण उस घटनाक्रम को, उस कालक्रम को क्रांति का नाम दिया जाता है। यदि हम देखें, आप लोगों ने पुरापाषाण काल पढ़ा, मध्य पाषाण काल पढ़ा। पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल में हमें एक सतत विकास दिखाई देता है कि पुरा के पश्चात मानव ने मध्य पाषाण काल में प्रवेश लिया। लेकिन जब हम मध्य पाषाण काल को पढ़ते हैं और मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल को पढ़ते हैं तो हमें इन दोनों में एक गैप दिखाई देता है, एक समय भेद दिखाई देता है। तो ये माना जाता है कि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बहुत अधिक अंतर है और इसी अंतर के कारण इसे नव पाषाणीय क्रांति का नाम दिया गया। नवपाषाण काल की विशेषताएं क्या हैं जो प्रमुख हमें नवपाषाण कालक्रम में देखने को मिलती हैं? पहला, मृदभांड निर्माण। इस काल में मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिया, खाद्यान्न उत्पादन करना सीख लिया, पशुपालन करना सीख लिया, आवास का निर्माण करने लगा, पॉलिश युक्त उपकरणों का प्रयोग करने लगा और अंतिम चरणों तक आते आते उसने धातु की भी खोज की। अब आप लोग ये याद रखिएगा, तांबा पहली धातु है जिसकी मानव ने खोज की थी। यदि भारत में बात करें कि भारत में उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल का प्रसार कहाँ तक था, तो भारत के उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर यानी वर्तमान कर्नाटक तक, पश्चिम में मालवा से लेकर पूर्व में बिहार, बंगाल, असम तक हमें नव पाषाणीय संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मानव ने इस समय में कौन कौन से औजार प्रयोग किए? ये स्पष्ट है कि मानव के औजार की सामग्री अभी भी पत्थर थी। तो ऐसे में इस काल के मानव ने बहुतायत से जिस पत्थर का प्रयोग किया औजार बनाने के लिए, उसका नाम है गहरे हरे रंग का ट्रैप पत्थर। अधिकांशतः औजार हमें इसी पत्थर के प्राप्त होते हैं। कुछ औजारों को बनाने के लिए बेसाल्ट पत्थर का भी प्रयोग किया गया। अब औजार कौन कौन से हैं जो कि इस काल में प्रयोग किए गए, जो हमें अधिकांशतः प्राप्त होते हैं? चिकनी कुल्हाड़ियाँ जिसे सैल्ट्स बोलते हैं, बसुली, एड्स, छेड़ी, वलय प्रस्तर, फैब्रिकटर, सिल, लोड़ा आदि। चिकनी कुल्हाड़ियाँ या सैल्ट्स, यह पत्थर का ही उपकरण था। तिकोना होता था, एक तरफ से नुकीला और गोल होता था जहाँ से पकड़ा जाता था, और आगे का भाग जिसे कार्य के लिए प्रयोग किया जाता था वो चौड़ा होता था और साथ ही पैना बनाया जाता था। इसे या तो हाथ में पकड़कर प्रयोग करते थे या लकड़ी के डंडे में फंसाकर प्रयोग किया जाता था। दूसरा, बसुली या एड्स। बसुली भी पाषाण उपकरण था। इसकी एक सतह सपाट होती थी। इसे डंडे में इस तरह फंसाया जाता था कि इसका चौड़ा भाग डंडे के सामने रहे। यह छीलने आदि का कार्य करता था। यह त्रिभुजाकार आकृति का था।
छेनी, जैसा कि बढ़ई का आज भी प्रयोग किया जाता है छेनी का, ये भी बढ़ई के काम में ही आता था। छोटा, पतला, लंबा, चौकोर और या गोल उपकरण होता था। वलय प्रस्तर, मिट्टी के ढेलों को या किसी वस्तु को सपाट करने के लिए प्रयोग किया जाता था। छोटा, मोटा, गोलाकार अथवा आयताकार पत्थर होता था जिनकी सतहों को घिसकर चिकना बनाया गया था। इसके मध्यवर्ती भाग में आधा या 1 इंच के व्यास का छिद्र होता है। यह छिद्र भीतर की ओर पतला और बाहर की ओर मोटा होता है। ऐसा इसलिए होता था जिससे कि इसमें लकड़ी का डंडा इत्यादि अच्छे से फंसाया जा सके और उसका प्रयोग भलीभांति हो सके। इसे एक तरह से गदा शीर्ष की तरह आप कह सकते हो प्रयोग किया जाता था। प्रस्तर हथौड़ा, जैसा कि हथौड़े का कार्य होता है, ये गोल तथा बेलनाकार आकृति का उपकरण था और औजार बनाने के लिए सामान्यतः इसका प्रयोग किया जाता था। सिल लोढ़ा, सिल आज की भांति रसोई में ही प्रयोग किया जाता था। ये माना जाता है अनाज को पीसने के लिए सिल और लोढ़े का प्रयोग किया जाता था। सिल आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होती थी और लोढ़ा नीचे से सपाट और ऊपर से गोलाकार आकृति का होता था। इन सब के अलावा भी हमें कुछ अस्थि उपकरण भी प्राप्त होते हैं। चिरांत से हमें अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं जिनमें बाड़ागृह प्रमुख हैं। इसी काल में हमें हड्डी की बनी हुई सुई भी प्राप्त होती है जिसे अस्थि सुई कहा जाता है, जिससे यह अनुमान लगता है कि मानव वस्त्रों को सिलने लगा था। मछली फंसाने के कांटे भी प्राप्त होते हैं जिससे पता चलता है कि मछलियों का शिकार भी बहुतायत से होने लगा था। अब यदि हम राजस्थान में इसके प्रमुख स्थलों की बात करें कि राजस्थान में इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, तो अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर, जयपुर, झुंझुनू आदि स्थानों से हमें नवपाषाणीय संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। मुख्यतः भीलवाड़ा में बागौर और बाड़मेर में तिलवाड़ा इसका प्रमुख क्षेत्र रहा। बूढ़ा पुष्कर से भी हमें इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। नदी घाटियों की बात करें तो लूनी नदी घाटी, चित्तौड़ में बेड़च, बागन और कदमाली नदी घाटियों से इनके अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं उत्तर पाषाणकालीन मानव की संस्कृति की। सबसे पहले बात करते हैं मानव की प्रजाति की। अगर आप लोगों को याद हो, पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत आप लोगों को बताया गया था कि पूर्व पाषाणकालीन मानव की जो प्रजाति थी वो निग्रिडो जाति की प्रजाति थी, क्योंकि छोटे कद का घुंघराले बालों वाला होता था। लेकिन नवपाषाणकालीन मानव की जो प्रजाति थी उसे नाम दिया गया है प्रोटो ऑस्ट्रलॉइड। प्रोटो ऑस्ट्रलॉइड मानव के बारे में ये कहा जाता है कि ये पूर्व पाषाण काल के नहीं थे, इनकी विशेषताएं अलग हैं। तो ये कहते हैं कि यह मानव, कुछ लोग मानते हैं कि बाहर से आए थे, उत्तर पश्चिम से या उत्तर पूर्व से ये भारत में प्रवेश किए थे। लेकिन ये कहा जाता है कि राजस्थानी मानव सभ्यता की आधारशिला इसी युग में रखी गई थी। अब संस्कृति की बात करते हुए सबसे पहले आते हैं कृषि पर, क्योंकि नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता है खाद्यान्न उत्पादन। और मानव जब हमें कृषि करते हुए दिखाई देता है तो ये अपने आप में एक अचंभा होता है कि जो खाद्य संग्राहक था, आखेटक था, वो एकदम से उत्पादक कैसे बन गया। तो इस संदर्भ में ये माना जाता है कि या तो ऐसा हुआ कि मानव ने जब कंदमूल, फल इत्यादि खाए तो उन्हें देखकर उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इन्हें किसी भी प्रकार से उगाया भी जा सकता है, तो इसलिए उसने किया होगा। अथवा ये हो सकता है कि उसने उन्हें खाकर जब फेंका हो तो उनके बीजों से पौधों का बनना उसने देखा हो, तो उसे ये लगा हो कि इस तरह से एक व्यवस्थित कृषि की जा सकती है। और इसीलिए उत्तर पाषाणकालीन मानव ने जंगलों को साफ करके कृषि करना शुरू कर दिया। कृषि का ज्ञान एक महान सांस्कृतिक क्रांति का सूत्रपात है इस काल में। हम ये कह सकते हैं कि हल का प्रयोग किया या नहीं किया ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि लकड़ी बहुत जल्दी ख़त्म होती है, तो ऐसे में हल के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त नहीं हुए। तो ये माना जाता है कि अनाज काटने और पीसने के लिए हंसिए, चक्की इत्यादि का प्रयोग मानव ने किया होगा, लेकिन हल का प्रयोग उसे ज्ञात नहीं था।
मानव ने जिन फसलों को उगाने के लिए प्रयोग किया उनमें प्रमुख फसल थी जौ, मक्का, बाजरा, खाने योग्य विभिन्न सब्जियां, फल और साथ ही कपास। कपास के बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे। इन फसलों का प्रोडक्शन करके मानव ने अपने भोजन का आधार प्राप्त कर लिया था। अब उसे भोजन के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं थी, तो कृषि के माध्यम से उसे अपना भोजन स्वयं उत्पादन करना आ गया था। दूसरा कार्य जो इस काल में मानव ने बहुतायत से शुरू किया वो था पशुपालन। हालांकि ये माना जाता है कि पशुपालन मध्यकाल में प्रारंभ हो गया था, लेकिन फिर भी पशुपालन को बहुत अधिक प्रयोग जो किया गया वो नवपाषाण काल में किया गया। मानव ने अपनी उपयोगिता और आवश्यकता के आधार पर पशुओं को सहयोगी बनाना शुरू कर दिया। कुछ लोग ये मानते हैं कि जब जैसे जैसे जंगल समाप्त होने लगे, जंगलों के समाप्त होने के पश्चात पशु मानव आवास के निकट आने लगे। जब वो मानव के आवास के निकट आकर रहने लगे तो ऐसे में मानव ने उन्हें अपने प्रयोग के लिए उन्हें पालना शुरू कर दिया। प्रारंभ में मानव ने अहिंसक पशुओं को पाला। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि भारत के उत्तर पाषाणकालीन मानव ने गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते, घोड़े आदि पशुओं को पालना आरंभ किया था। तो स्वाभाविक है राजस्थान के मानव ने भी इन्हीं पशुओं को पाला होगा। कुत्ते के मृत पशु के साथ दफनाने के साक्ष्य हमें कश्मीर के बुर्ज होम से प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब कुत्ते को उस समय में पाला जाने लगा था, तो स्वाभाविक है राजस्थान में भी ऐसा प्रचलन में रहा होगा। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है मृदभांड। कृषि और पशुपालन ने खाद्य सामग्री के संग्रहण की आवश्यकता को जन्म दिया। जब मानव ने कृषि के उत्पादन से भोज्य पदार्थों को अधिक मात्रा में उपजाया तो उन्हें रखने के लिए उसे बर्तनों की आवश्यकता पड़ी। अब ऐसे में उसने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया। मिट्टी के बर्तन प्रारंभ में हाथ से बने, तो हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तन कैसे होंगे? अनगढ़ होंगे, कम टिकाऊ होंगे, मोटे और भद्दे थे। लेकिन कालांतर में जब उसने चाक का प्रयोग करना सीख लिया तो उसने मृदभांडों को सुगढ़ और सुंदर बनाना शुरू कर दिया। जो हाथ के बने हुए मिट्टी के बर्तन हैं वो अनगढ़ हैं, कमज़ोर हैं, अलंकरण विहीन हैं। चाक से बने हुए जो मिट्टी के बर्तन हैं पतले हैं, टिकाऊ हैं और अलंकरण युक्त हैं। अलंकरण के लिए इन पर फूल, पत्ती आदि का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ ये याद रखिएगा कि चाक से बने हुए मृदभांड हमें अंतिम चरणों में प्राप्त होते हैं। मृदभांड हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भैंसरोडगढ़, नवाघाट, हमीरगढ़, जहाजपुर, देवली, पाली, समदड़ी, शिकारपुर, भरनी आदि स्थानों से मृदभांडों की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, कि नवपाषाणकालीन संस्कृति में कैसे कैसे मानव ने विकास किया। वस्त्र और आभूषणों का प्रयोग मानव ने कैसे किया? ये स्पष्ट है कि पूर्व पाषाण काल से ही मानव अपने शरीर को ढकने के लिए पत्तों का और छाल का प्रयोग करने लगा था। इस काल में मानव ने वस्त्र बुनना सीख लिया। ये माना जाता है कि जब मानव ने कपास की खेती की तो कपास की खेती से उसे सूत निर्माण करना और सूत से कपड़ा बुनना भी उसे आ गया था। तो वह सूत से बने हुए कपड़े पहनने लगा या पौधों के रेशों से और पशुओं के बालों से भी वस्त्र का निर्माण करने लगा। लेकिन कपास की खेती से उसके वस्त्र निर्माण वृद्धि हुई। मानव चूँकि सौंदर्य प्रेमी कहा जाता है और इसीलिए मानव, जब आप आगे पढ़ेंगे तब ये देखेंगे कि मानव ने अपने शरीर के सौंदर्य की वृद्धि के लिए भी आभूषणों का प्रयोग किया था। तो यहाँ भी मानव ने सौंदर्य वृद्धि के लिए रंगों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। आप लोग जब भित्ति चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे तब आप ये पढ़ेंगे कि पुरापाषाण काल से ही मानव भित्ति चित्रों का प्रयोग करने लगा। और आपको ध्यान भी होगा, मैंने अपनी पहली वीडियो में ये बताया भी है कि भरतपुर के दर नामक स्थान से पूर्व पाषाणकालीन मानव के भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। तो ऐसे में जब हमें वहाँ से भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं तो स्वाभाविक है कि मानव ने इस काल में भी रंगों का प्रयोग करना जान लिया था।
गरडरा बूंदी में एक छाजी नदी के किनारे हमें एक भित्ति चित्र मिलता है जो जिसमें कि एक पक्षी पर एक पुरुष एक मानव जो है वो सवार है। तो इसका मतलब रंगों का प्रयोग मानव को आता था, तो इसीलिए मानव ने अपने वस्त्रों को भी रंगना शुरू कर दिया और विभिन्न रंगों के वस्त्रों को पहना। वानस्पति से ये रंग बनते थे, इसीलिए इन्हें लाल, पीले, नीले आदि रंगों में रंगा गया। दूसरा, हमें ये भी पता है कि अस्थि सुई हमें प्राप्त हुई है, तो स्वाभाविक है मानव वस्त्रों को सिलने भी लग गया और उसे सिलकर भी प्रयोग करने लगा। सामान्यतः मानव ने 2 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग किया, अधो वस्त्र और ऊर्ध्व वस्त्र। अधो वस्त्र अर्थात कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, ऊर्ध्व वस्त्र अर्थात कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। स्त्री और पुरुष दोनों ही ये वस्त्र धारण करते थे। लेकिन ये माना जाता है कि वस्त्रों को रंगना, सूत काटना ऐसे कार्य स्त्रियों के द्वारा संपादित किए जाते थे। आभूषण पत्थर, कौड़ी, हाथीदांत, सीप, हड्डी आदि से बनाए जाते थे और इनका प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों करते थे। ज़्यादातर सामान्यतः आभूषणों में किसका प्रयोग किया जाता था? मालाएं, बालियां, कड़े, अंगूठी आदि इस तरह के आभूषण उस काल में पहने जाते थे। अब 5वां पॉइंट है आवास। जब कृषि का विकास हुआ तो कृषि के विकास के साथ मानव को मैदानों में रहने की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि उसका कृषि क्षेत्र मैदानों में था। इसीलिए मानव पहाड़ों की कंदराओं का अर्थ है गुफाएं, उन गुफाओं और नदी के कगारों को छोड़कर मैदान में निवास करने के लिए आ गया। जब वो समतल भूमि पर रहने लगा तो स्वाभाविक है मानव अपने निवास के लिए मकान भी समतल भूमि पर बनाएगा। तो जैसी झोंपड़ियों जैसी या जिसे हम कच्चा मकान कहते हैं उसकी जैसी संरचना उसने बनानी शुरू की, तो उसके लिए उसे आसपास जो भी वस्तु उपलब्ध थी उसका प्रयोग किया, यानी कि लकड़ी, घास फूस, मिट्टी से झोंपड़ियों का निर्माण किया। मिट्टी के ढेले एक के ऊपर एक रख के उसने हो सकता है दीवार बनाई हो सकता है किसी पेड़ की पूरी टहनी काट कर उसने उसे छत के रूप में निर्माण कर दिया हो। इस तरह की झोंपड़ियों का निर्माण उसने किया। लेकिन सबसे बड़ी जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि मानव ने जो मकान बनाए वो समूह के रूप में बनाए, अकेले अकेले खेतों के साथ मकान नहीं बनाए गए। और इसी सामूहिक भावना ने आगे चलकर समूह को जन्म दिया। इसके पश्चात आते हैं भोजन और अग्नि पर, कि मानव ने किस तरह से भोजन और अग्नि को शुरू किया। इस काल में मानव को अग्नि का ज्ञान हुआ और ये कहा जाता है कि हो सकता है अग्नि से कहीं जंगल जल गए, जंगलों में उन जले हुए जंगलों में कोई पशु मर गया, उसका मांस भुन गया और उस भुने मांस को उसने खाया तो उसे उसका स्वाद अच्छा लगा और इसीलिए वो मांस को भूनकर खाने लग गया। पत्थर या लकड़ी की रगड़ से उसने आग जलाना सीखा और इस प्रकार उसने भोजन को पकाना भी सीख लिया। चूँकि पशुपालन करता था इसीलिए गाय, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि का दूध भी उसे प्राप्त था और उसने दूध और दूध से बने पदार्थों का प्रयोग भोजन में किया। कृषि उत्पादों का प्रयोग किया। दूध के अतिरिक्त ये कहा जाता है ताड़ी या दूसरे पेड़ पौधों का पेय पदार्थ भी उसे प्रिय था या वो भी उसके भोजन में सम्मिलित था। अब बात करते हैं मानव के सामाजिक जीवन की। अभी थोड़ी देर पहले आपको इसमें बताया गया कि मानव ने जो झोंपड़ियाँ बनाई वो समूह रूप में बनाई। तो सामूहिक झोंपड़ियों से गाँवों का या बस्तियों का विस्तार हुआ और जब गाँव या बस्तियों का विस्तार हुआ तो साथ में रहने से उनमें सहयोग और सहकारिता की भावना उत्पन्न हुई और यही भावना थी जिसने आगे चलकर समाज, परिवार आदि सामाजिक संस्थाओं को जन्म दिया। जब समाज और परिवार का जन्म हुआ, जैसे परिवार के बारे में कहा जाता है कि पहले विवाह पद्धति नहीं थी, लेकिन कालांतर में साथ रहने से विवाह पद्धति या परिवार की भावना का विकास हुआ और इस प्रकार से जब परिवार संस्था का जन्म हुआ तो परिवार संस्था ने आगे चलकर समाज को भी जन्म दिया। ये कहा जाता है कि जैसे जैसे जिस स्थान पर थे, यानी कि स्थान के आधार पर समुदायों में विभिन्नताएं आ गईं और स्थान विशेष के आधार पर ही उनमें जातिगत भावना या एक विभिन्नता की भावना आई। जैसे कश्मीर का समुदाय है तो वो अलग हो गया, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के समुदाय हैं तो वो अलग हो गए। इस तरह से समूह की भावना होते हुए भी उन्होंने कार्य विभाजन रखा,
ये माना जाता है कि पुरुष बाहर शिकार करने, कृषि करने के लिए जाते थे और स्त्रियां घर में रहकर विभिन्न घरेलू कार्यों को या अन्य कार्यों को करती थी, जैसे सूत काटना है अथवा वस्त्रों को रंगना है या अनाज पीसना है। इस तरह के कार्य स्त्रियां करती थीं। और साथ ही व्यावसायिक विशिष्टीकरण भी इस काल में लागू हुआ। व्यावसायिक विशिष्टीकरण का तात्पर्य है एक विशिष्ट वर्ग एक विशिष्ट प्रकार के कार्यों को इस काल में करता था। अगला पॉइंट है आर्थिक जीवन। जहाँ मानव स्व के लिए सोचता है तो स्व में सबसे पहले उसकी संपत्ति आती है। जब पशुपालन और कृषि का प्रारंभ हुआ तो इसने आर्थिक जीवन को भी प्रारंभ कर दिया। पहले जब हम पूर्व पाषाण काल में आर्थिक जीवन की बात करते हैं तब हम बात करते हैं केवल उस खाद्यान्न की जिसका संग्रहण उसने आगे के लिए किया है। लेकिन यहाँ चूँकि पशुपालन है तो पशु उसकी संपत्ति हो गए, कृषि है तो उसकी कृषि भूमि उसकी संपत्ति हो गई और इस तरह से उसके आर्थिक जीवन का प्रारंभ हुआ। यहाँ पर अगर निजी संपत्ति की भावना की यदि हम बात करें तो निजी संपत्ति की जो भावना थी उस निजी संपत्ति के अंतर्गत खेत, पशु, सिंचाई साधन, चारागाह आदि सम्मिलित थे। व्यावसायिक विशिष्टीकरण चूँकि प्रारंभ हो चुका था तो व्यावसायिक विशिष्टीकरण की वजह से विभिन्न गुट बन गए, विभिन्न उद्योग बन गए, जैसे लकड़ी के कार्य करने वाला बढ़ई उद्योग जो कि नौकाओं का निर्माण करता था, कृषि औजार बनाता था, हो सकता है घरेलू उपयोग की वस्तुएं भी वो बनाता हो। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कुम्हार का उद्योग विकसित हुआ, सूत काटने के लिए बुनकर का उद्योग विकसित हुआ, कपड़ों को रंगने के लिए रंगरेज का उद्योग विकसित हुआ और इस प्रकार से बहुत से उद्योग इस काल में विकसित हो गए। अगला है राजनीतिक जीवन। जब समूह रूप में मानव ने रहना शुरू किया तो एक समूह का दूसरे समूह से झगड़ा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। ऐसे में उस समूह की बागडोर बलवान और अनुभवी व्यक्ति को दी जाती थी और उसे उस समूह का नेता बना दिया जाता था। निजी संपत्ति की भावना ने युद्ध प्रारंभ कर दिए थे। निजी संपत्ति की भावना से युद्ध प्रारंभ हुए। हो सकता है सबल व्यक्तियों के द्वारा निर्बल व्यक्तियों की संपत्ति पर, उनके सामानों पर अपना अधिकार करने की प्रवृत्ति इस काल में बढ़ी हो और इस तरह से एक नेता की आवश्यकता प्रत्येक समूह में महसूस की जाने लगी और इसी नेता की आवश्यकता ने राजतंत्र को या लोकतंत्र को जन्म दिया, या हम कह सकते हैं कि राजनीतिक भावना का विकास इससे हुआ। जब मानव में राजनीतिक, सामाजिक समस्त भावनाओं का विकास हुआ तो मानव में धार्मिक जीवन या धार्मिक भावना का विकास भी स्वाभाविक है। मानव प्राकृतिक या भौतिक पदार्थों में एक जीवन शक्ति का अनुभव करने लगा। जीवन की जटिलताओं से उसे अंधविश्वास, धर्म, अनुष्ठान की भावना का बीजारोपण उसके अंतर्गत हुआ। प्राकृतिक वातावरण, उसमें होने वाले नियमित व आकस्मिक परिवर्तन, फसल की कम या अधिक उपज, जीवन में आने वाली व्याधियाँ, नश्वरता आदि ने मानव को दानवी और दैवी शक्तियों की कल्पना की प्रेरणा ही नहीं दी, बल्कि उसे अर्चना, प्रार्थना और भय निवारण के उपायों की ओर भी आकर्षित किया। और इसी आकर्षण ने जादू टोनों, देवी देवताओं और पूजा विधियों का विकास किया। ये माना जाता है कि जादू टोने, अंधविश्वास सब इसी युग में स्थापित हुए और उसके बाद कालांतर में वो बढ़ते चले गए। इस भावना के संदर्भ में हमें बहुत अधिक तो स्पष्ट पता नहीं चलता, लेकिन ये स्पष्ट है कि जीवन और मरण के संदर्भ में मानव के विचार स्पष्ट हो चुके थे। मानव मरण के समय में जब शव को दफनाता था तो उसके साथ आवश्यकता की वस्तुएं भी रखता था। मानव ने इस समय में जब शव को दफनाया तो उसे विभिन्न रूपों में दफनाया, जैसे शिष्ट या एक तरह की कब्र बना दी, मिट्टी को खोदकर गड्ढा खोदा और उसमें शव को दफना दिया, या काट कर घड़ों में उसे रख दिया और फिर उसे घड़े को दफना दिया, या सैक्रोफागी कहते हैं, बड़े पत्थरों की एक कब्र बना दी गई और उस तरह से उसे दफना दिया गया। और कहीं कहीं हमें काष्ठखंड या प्रस्तरखंड भी प्राप्त होते हैं, या हड्डियों के लिए अस्थि पात्र रखे हुए समाधियाँ इत्यादि भी हमें प्राप्त होती हैं। ये भी माना जाता है कि बलि देने की प्रथा, पूजा अर्चना के साथ साथ बलि देने की प्रथा भी इसी काल में शुरू हुई।
इस काल में मानव के पास कोई मूर्तियाँ नहीं थी। उसने या तो लकड़ी के टुकड़ों की या पत्थर के टुकड़ों की किसी रूप में पूजा अर्चना करनी शुरू की। धूप दीप इत्यादि हो सकता है विभिन्न पदार्थों का उसने प्रयोग किया हो, लेकिन बलि देकर देवता को प्रसन्न करने की प्रथा इस काल में शुरू हो चुकी थी। अब आते हैं पाषाण काल के अंतिम वर्ष पर। अंतिम वर्ष में ये माना जाता है कि धातुओं का प्रयोग प्रारंभ हुआ। और ये प्रयोग कैसे हुआ होगा? हो सकता है उसने चूल्हा बनाने के लिए जिन पत्थरों का प्रयोग किया हो, या तो उन पत्थरों से, अथवा जिन भट्टियों का प्रयोग किया हो उस भट्टी से धातु के रूप में तांबा जो था वो पिघलकर बाहर आ गया। और कुछ समय के बाद जब उसने उस जमे हुए धातु पिंड को देखा तो उसे वो प्रयोग करने में अधिक सहज लगा और उस धातु को ठोक पीट कर उसने अच्छे औजार और हथियार तैयार कर लिए, जिनका जानवरों के शिकार में उपयोग किया। बाद में उसे ये लगा कि पत्थर की बजाय धातु के औजार अधिक उपयोगी हैं, तो इसीलिए उसने धातुओं को अपनाना शुरू कर दिया। और यही कारण है कि तांबा प्रारंभ में हमें बहुतायत से प्राप्त होता है, यानी तांबे के उपकरण हमें बहुत प्राप्त होते हैं। और उसके बाद ही राजस्थान में ताम्रपाषाण और ताम्रकालीन सभ्यता का विकास हुआ। अब बात करते हैं पाषाण युग की देन कि पाषाण युग का पूरा महत्व क्या है। पाषाण युग ने ही मानव को धनुष और बाण का प्रयोग दिया। पाषाण युग से ही मानव ने सीखा कि कृषि कैसे करते हैं, पशुपालन कैसे करते हैं, किस प्रकार से अग्नि का प्रयोग किया जाता है, कैसे धातु का प्रयोग किया जाता है, कपास की खेती कैसे होती है, कपास की खेती के पश्चात कपास से कैसे ऊन सूत निकाला जाता है, कैसे सूत को बुना जाता है, ये सब कार्य उसने इसी काल में शुरू किए। हो सकता है कि पालतू चिड़िया इत्यादि के जो नाम हमें मिलते हैं या फिर हमें फसलों के जो नाम प्राप्त होते हैं वो हमें इसी काल से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा भी मानव ने प्रकृति पूजा या शव को दफनाना भी इस काल में शुरू किया। कालांतर में उनमें ही थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ आज तक भी उन्हें लागू किया जाता है या माना जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि विश्व के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी पाषाण युगीन मानव रहा था। राजस्थान की संस्कृति के विकास में उसका भी भरपूर योगदान है। राजस्थान के पुरातात्विक खोजों ने ये स्पष्ट किया है कि राजस्थान की संस्कृति प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है और पाषाणकालीन मानव का उसमें महत्वपूर्ण योगदान है।